कहानी की शुरुआत में ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष को दिखाया जाता है, जो सभी सदस्यों पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि भारत को इस बार के ओलंपिक में सिर्फ 2 मेडल ही मिले हैं। खेलों पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बहुत खराब होता जा रहा था। अध्यक्ष सभी सदस्यों को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने देश में कोई नया टैलेंट नहीं खोजा तो वो ओलंपिक के लिए आने वाले बजट को कल्याणकारी योजनाओं और कृषि में लगा देंगे और सभी कोचिंग सुविधाओं और खेल के मैदानों पर ताला लगवा देंगे। कहानी आगे बढ़ती है और संगठन का एक सदस्य बैसवाल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक बस दिखाई देती है जिस पर बहुत सारे खिलाड़ी सवार होते हैं। उन्हें देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ती है और वो उनका पीछा करता हुआ एक खेल के मैदान में पहुंचता है। वहां जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता चल रही होती है और कई तरह के खेल खेले जा रहे होते हैं। बैसवाल सभी खिलाड़ियों से उनके पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में पूछता है। उनमें से बहुत से खिलाड़ी अपने पसंदीदा खिलाड़ी के रूप में पेड्डी का नाम बताते हैं। बैसवाल इस बात से हैरान हो जाता है कि खेल बदल रहा है लेकिन खिलाड़ियों का पसंदीदा खिलाड़ी नहीं बदल रहा। तभी एक आदमी बैसवाल को पेड्डी के बारे में बताना शुरू करता है। वो आदमी पेड्डी की बहुत तारीफ करता है, जिसके बाद बैसवाल पेड्डी से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। वो आदमी बैसवाल को पेड्डी के गांव ले जाता है और रास्ते में उसे पेड्डी की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि पेड्डी के गांव में क्रिकेट को लेकर बहुत जुनून था। लोग क्रिकेट पर बहुत पैसा लगाते थे, जिसकी वजह से खिलाड़ियों पर बोली लगने लगी थी। फिर गांव का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां 2 गांव के लोग पेड्डी के लिए बोली लगा रहे होते हैं। राम नाम का एक आदमी 601 रुपए की बोली लगाकर पेड्डी को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहां मौजूद लोग पेड्डी को दिहाड़ी खिलाड़ी कहकर बुलाते हैं। गांव में पेड्डी का खेल बहुत मशहूर था, इसलिए सब लोग उसी पर पैसा लगाते थे। मैच शुरू होता है और पेड्डी की टीम को 125 रनों का लक्ष्य मिलता है। जब पेड्डी की टीम बल्लेबाजी करने आती है तो विरोधी टीम का एक खतरनाक खिलाड़ी एक एक करके सभी खिलाड़ियों को घायल कर देता है। सब लोग पेड्डी का इंतजार कर रहे होते हैं। पेड्डी मैदान में आता है और बेहतरीन खेल दिखाते हुए टीम का स्कोर 123 रन तक ले जाता है। तभी राम आता है, जिसने पेड्डी को खरीदा था, और पेड्डी से कहता है कि वो 1 रन लेकर उसे स्ट्राइक दे दे ताकि विजयी शॉट वो मार सके। यहाँ पता चलता है कि राम सिर्फ जीत का श्रेय लेना चाहता है, लेकिन पेड्डी उसकी बात नहीं मानता और एक जोरदार शॉट मारकर टीम को जिता देता है। मैच जीतने के बाद वो दौड़कर एक गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में जाता है। वहां काम करने वाले सभी दिहाड़ी मजदूरों में पेड्डी सबसे अच्छा गुड़ बनाता था, इसलिए फैक्ट्री का मालिक उसके नखरे सहता था। कहानी में आगे पेड्डी के साथियों को दिखाया जाता है, जिनके साथ फैक्ट्री में बहुत बुरा बर्ताव होता है। पूरा दिन काम करने के बावजूद भी उन्हें आधी दिहाड़ी मिलती है। सब लोग उन्हें पहाड़ी मजदूर बुलाते थे क्योंकि वे काम की तलाश में पहाड़ों से आए थे। उन्हें पैसे कमाने के लिए कोई भी काम करना पड़ता था। उनके गांव तक कोई रास्ता भी नहीं जाता था और उन्हें पहाड़ चढ़कर बहुत मुश्किल से अपने गांव पहुंचना पड़ता था। ट्रेन उनके गांव से होकर गुजरती थी, लेकिन वहां रुकती नहीं थी। फिर अपलासुरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो गांव में ट्रेन रोकने की कोशिश करता है और सरकार को बार बार पत्र लिखता है, लेकिन उसकी चिट्ठियों का कोई असर नहीं होता। इसके बाद पेड्डी के गांव का दृश्य आता है, जहां पेड्डी बहुत दिनों बाद अपनी माँ से मिलता है। रात को पेड्डी अपनी माँ से कहता है कि वो शादी करना चाहता है। वो शिकायत भी करता है कि उसकी माँ हर रिश्ते में कोई ना कोई गलती निकालकर उन्हें भगा देती है, लेकिन इस बार वो शादी करके ही रहेगा। अगली सुबह वो दूसरे गांव जाता है क्योंकि एक आदमी ने उससे वादा किया था कि वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। वहां एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अच्छी अम्मा होता है। वो बाजार में खड़ी होकर रो कर अपने पिता के लिए वोट मांग रही होती है। वो लोगों से कहती है कि विरोधी दल के नेता ने उनके खेतों में आग लगा दी है, लेकिन ये बात झूठ होती है। असल में अच्छी अम्मा ने खुद अपने खेतों में आग लगाई थी ताकि वो विरोधी दल पर झूठा आरोप लगाकर लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके और लोग उसके पिता को वोट दें। तभी पेड्डी वहां आता है और अच्छी अम्मा को देख लेता है। वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और हर जगह उसका पीछा करने लगता है। अच्छी अम्मा के पिता लोगों का वोट हासिल करने के लिए उन्हें दावत देते हैं, शराब पिलाते हैं और पैसे बांटते हैं। तभी वहां पेड्डी आ जाता है। अंधेरे का फायदा उठाकर वो अच्छी अम्मा के कमरे में घुस जाता है और उसे चूम लेता है। इससे पहले कि अच्छी अम्मा को कुछ समझ आता, पेड्डी वहां से गायब हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। अच्छी अम्मा एक जगह लोगों को भाषण दे रही होती है। पेड्डी वही खड़ा उसे सुन रहा होता है। दूसरी तरफ राम खड़ा होता है, जिसके मामा विरोधी दल के नेता होते हैं। वे एक योजना बनाते हैं और अच्छी अम्मा को सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। राम का भाई मंच पर चढ़ता है और किसी तरह अच्छी अम्मा का घाघरा उतार देता है, लेकिन पेड्डी उनके पीछे ही होता है। वो जल्दी से रस्सी खींचकर मंच पर लगे तंबू को गिरा देता है, जिससे तंबू अच्छी अम्मा पर गिर जाता है और किसी को कुछ पता चलने से पहले ही वो छिप जाती है। लेकिन राम के साथ मौजूद
एक फोटोग्राफर अच्छी अम्मा की तस्वीर खींच लेता है। पेड्डी राम का पीछा करते हुए उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है। वो राम और उसके आदमियों को बुरी तरह मारता है और इसी हाथापाई के बीच तस्वीर के नेगेटिव में आग लग जाती है। पेड्डी राम के भाई को नंगा करके एक पेड़ पर लटका देता है। कहानी आगे बढ़ती है और एक कुश्ती के अखाड़े को दिखाया जाता है। वहां नायडू नाम का एक आदमी होता है जिसका सब लोग बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो कुश्ती का एक बहुत बड़ा उस्ताद है। एक कुश्ती शुरू होती है और नायडू का चेला नियमों के खिलाफ जाकर जीत जाता है। नायडू उसे समझाता है कि सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं है, हमें खेल का सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन उसका चेला सिर्फ जीत को ही महत्व देता है। कहानी आगे बढ़ती है। अपलासुरी और पेड्डी क्रिकेट के मैदान में बैठे होते हैं। अपलासुरी पेड्डी से 100 रुपए मांगता है क्योंकि उसे ट्रेन को गांव में रुकवाने की अर्जी के सिलसिले में विधायक से मिलने जाना था। पेड्डी उसे कहता है कि वो पैसे मैच के बाद देगा। उसे उम्मीद होती है कि बोली लगने के बाद उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। राम पेड्डी से हुई लड़ाई के बाद विरोधी टीम से हाथ मिला लेता है और आज पेड्डी पर बोली नहीं लगाता। इसकी वजह से पेड्डी आज 1 रुपए में विरोधी टीम के पास चला जाता है। राम और विरोधी टीम आपस में मिल चुके थे और पेड्डी को नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये पहाड़ी मजदूर उनके साथ खेलने लायक नहीं है और उन्होंने उसे मौका देकर उस पर एहसान किया है। वे पेड्डी को उसकी औकात दिखाना चाहते थे, लेकिन पेड्डी इन सब बातों से अनजान होता है। मैच शुरू होता है, लेकिन मैच पहले से ही फिक्स होता है। दोनों टीमें सिर्फ पेड्डी को हराने के लिए खेल रही होती है। जब पहली पारी पूरी हो जाती है तो पेड्डी की टीम की बल्लेबाजी आती है। टीम का कप्तान, जिसने पेड्डी को 1 रुपए में खरीदा था, उसे बल्लेबाजी करने नहीं जाने देता। वो उसे अंत तक रोके रखता है, लेकिन पेड्डी का सब्र टूट जाता है और वो खुद ही मैदान में पहुंच जाता है। वहां भी उसका साथी खिलाड़ी उसके साथ मिलकर नहीं खेलता और उसे आउट करवाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद पेड्डी को ये बात समझ आ जाती है तो वो अकेले ही जिम्मेदारी लेकर सब लोगों के खिलाफ खेलते हुए जीतने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में पेड्डी का पार्टनर क्रीज से बाहर निकलकर पिच के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से राम उसे आउट कर देता है और पेड्डी की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। इस तरह से अकेला पेड्डी मैच हार जाता है, लेकिन मैदान में मौजूद सभी लोग ये देख रहे होते हैं और वे पेड्डी के नाम के नारे लगाने लगते हैं। नायडू अपने अखाड़े में बैठा पेड्डी के नाम का शोर सुनता है और वह भी मैदान में आ जाता है। वो अपने चेले को समझाता है कि भले ही पेड्डी आज हार गया हो, लेकिन वो खेल जीत चुका है। नायडू पेड्डी को कुश्ती सिखाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन पेड्डी बदले में उससे पूछता है कि क्या उसे दिहाड़ी मिलेगी। तो नायडू उसे कहता है कि तुम सिर्फ खेल खेलने के लिए बने हो, खेल ही तुम्हारी जिंदगी है और उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है और गांव वालों को दिखाया जाता है। बहुत से गांव वाले पहाड़ी पार करते हुए लौट रहे होते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गांव वालों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। अपलासुरी गांव वालों की ये हालत देखकर एक मंत्री से मिलने जाता है। वो बड़ी मुश्किल से मंत्री के पास पहुंचता है और अपनी बात रखता है, लेकिन जब मंत्री को पता चलता है कि इन लोगों के गांव का कोई नाम नहीं है, न सरकारी रिकॉर्ड में उनके कस्बे का कोई नाम निशान है और न ही उनकी वोट बनी हुई है, तो वो अपलासुरी को बेइज्जत करके वहां से भगा देता है। अपलासुरी अपने साथ हुए इस बर्ताव से पूरी तरह हार मान लेता है। वो थकाहारा अपने गांव पहुंचता है, जहां उसे पेड्डी मिलता है। पेड्डी भी अपनी हार से बहुत परेशान होता है। वो अपलासुरी से कहता है कि उन लोगों ने मेरी कीमत सिर्फ 1 रुपया लगाई है, हमारी औकात सिर्फ 1 रुपए की है। वो अपलासुरी को शराब पीने के लिए कहता है, लेकिन अपलासुरी शराब नहीं पीता। अपलासुरी एक लाल झंडी उठाता है और ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। इस बार वो पटरियों के बीच जाकर ट्रेन रोकने की कोशिश करता है। ट्रेन का ड्राइवर हर रोज उसे झंडी हिलाते हुए देखता था, लेकिन तब वो पटरियों के किनारे होता था। आज वो पटरियों पर ही खड़ा था। जब ड्राइवर को इसका पता चलता है तो गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज होती है और वो चाहकर भी ब्रेक नहीं लगा पाता। दूर खड़ा पेड्डी ये सब देख रहा होता है। वो भागकर अपलासुरी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन बहुत करीब आ जाती है। पेड्डी अपलासुरी को धक्का देकर एक तरफ गिरा देता है। गिरने की वजह से अपलासुरी को बहुत चोटें आती है। मरते मरते अपलासुरी पेड्डी से कहता है कि उसने 30 सालों तक ट्रेन को रोकने की कोशिश की ताकि उन्हें बराबरी का हक मिल सके। बात सिर्फ ट्रेन रुकवाने की नहीं, हम सबको बराबर समझा जाए इसकी है। ये कहते कहते अपलासुरी की मौत हो जाती है। पेड्डी और बाकी सभी लोग अपलासुरी की मौत से बहुत दुखी होते हैं और गुस्से में आकर ट्रेन की पटरियां उखाड़ देते हैं। इसकी वजह से पुलिस उन्हें उठाकर ले जाती है और उनके साथ खूब मारपीट करती है। थोड़ी देर बाद गांव वाले पुलिस वालों से माफी मांगते हैं और अपलासुरी की लाश ले जाने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अपलासुरी की लाश एक लावारिस लाश है। अगर तुम उसके रिश्तेदार हो तो कोई दस्तावेज जमा करो और लाश ले जाओ। पेड्डी पुलिस वालों से कहता है कि लड़ाई सिर्फ इतनी ही है कि हमारी कोई पहचान नहीं है,
नहीं हमारे गांव का कोई नाम है, जैसे कि हम इस देश का हिस्सा ही न हो। पेड्डी पुलिस वालों से लड़कर लाश ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार हार मान जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। पेड्डी सब जगह से हारने के बाद नायडू के अखाड़े में पहुंचता है और उससे कुश्ती सिखाने का अनुरोध करता है, लेकिन नायडू उससे कहता है कि यहाँ खेलने की दिहाड़ी नहीं मिलती। तब पेड्डी बोल पड़ता है कि वो यहाँ दिहाड़ी के लिए नहीं आया, वो यहाँ कुश्ती सीखने आया है। पहली बार पेड्डी अपनी कीमत पहचानता है। नायडू पेड्डी को कुश्ती सिखाने के बजाय अखाड़े के काम करवाता है, जैसे पानी भरना, अनाज की बोरियां ढोना और ऐसे ही कई मुश्किल काम। दूसरी तरफ पेड्डी के गांव के लोगों को फैक्ट्री में काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि पेड्डी अब गुड़ की फैक्ट्री में काम नहीं करता। अब गुड़ वैसा नहीं बनता जैसा पेड्डी बनाता था। फैक्ट्री का मालिक गांव के लोगों से कहता है कि अगर वे फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो किसी भी हाल में पेड्डी को वापस लेकर आएं, लेकिन पेड्डी उनके साथ जाने से मना कर देता है। तब गांव का एक आदमी पेड्डी से कहता है कि तुम गद्दार हो, तुमको हमारे साथ काम करने में शर्म आती है। हमने तुम्हारे कहने पर ट्रेन की पटरियां उखाड़ फेंकी और पुलिस से मार खाई, लेकिन तुम हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहते। वे लोग पेड्डी से नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। पेड्डी अखाड़े के काम कर करके परेशान हो चुका था। वो तो यहाँ कुश्ती सीखने आया था और अब अखाड़े के दूसरे पहलवान भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन नायडू उसे बताता है कि वो जो भी काम कर रहा है उनमें कुश्ती के दाव छिपे हैं। वो आगे उससे कहता है कि अगर तुम इन कामों को दिहाड़ी के लिए करोगे तो वे तुम्हारे लिए मजदूरी बन जाएंगे, लेकिन अगर तुम जीतने के लिए करोगे तो वे तुम्हारे लिए कुश्ती बन जाएंगे। अब पेड्डी को सारी बात समझ आ जाती है और वो कुश्ती सीखने में अपनी पूरी जान लगा देता है। कुछ दिनों के बाद अच्छी अम्मा रात को पेड्डी से मिलने आती है। वो टेंट गिराकर उसकी इज्जत बचाने के लिए पेड्डी का धन्यवाद करती है, लेकिन पेड्डी उसे जल्दी से जाने के लिए कहता है। बातों बातों में अच्छी अम्मा को पता चल जाता है कि अंधेरे में जिस आदमी ने उसे चूमा था वो कोई और नहीं बल्कि पेड्डी ही था। पेड्डी इस बात को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि हम पहाड़ी लोग अपने प्यार का इजहार इसी तरह करते हैं। अच्छी अम्मा पहले तो पेड्डी को बिना इजाजत चूमने के लिए थप्पड़ मारती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और वो भी पेड्डी को चूमती है। कहानी आगे बढ़ती है और एक अखाड़े को दिखाया जाता है जहां जिला स्तर की कुश्ती हो रही होती है। नायडू पेड्डी को कुश्ती लड़ने के लिए कहता है, जिससे नायडू का पुराना चिला नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ विरोधी टीम के खिलाड़ी भी पेड्डी से लड़ने से मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि ये तो पहाड़ी दिहाड़ी मजदूर है। तो पेड्डी उनसे कहता है कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़कर दिखाओ, और अगर तुम लोगों को डर लगता है तो तुम लोग जोड़ी में आ सकते हो। इसके बाद पेड्डी दो पहलवानों के साथ लड़ता है। लड़ाई बहुत देर तक चलती है। ये लड़ाई पेड्डी के लिए आसान नहीं होती। वो पहले हारने वाला होता है, लेकिन फिर उसे अपनी पुरानी समझ याद आ जाती है जो क्रिकेट खेलते समय उसके काम आती थी। वो उसी तरह से कुश्ती करते हुए दोनों पहलवानों को धूल चटा देता है। पेड्डी के जीतने के बाद नायडू के गांव के लोग उसके पुराने चेले का साथ देते हैं। वे नायडू से शिकायत करते हैं कि उसने पेड्डी को खेलने का मौका देकर अपने गांव के लड़के को आगे बढ़ने से रोका है। अगर वो जीत जाता तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल सकता था, लेकिन नायडू कहता है कि ये दोनों मेरे ही चेले हैं और किसे खिलाना है और किसे नहीं ये फैसला मेरा है। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि पेड्डी को उनके ही गांव से यानी विजयनगर के नाम से ही खेलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि खेल में पैसा तो गांव वालों का ही लग रहा है। इसके बाद पेड्डी एक हैरान करने वाला फैसला लेता है और वो गांव वालों की बात मान लेता है। पेड्डी के गांव के लोग भी उसे देख रहे होते हैं। वे उसके इस फैसले से खुश नहीं होते और उसे फिर से बुरा भला कहते हुए नाराज होकर चले जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और नायडू पूरे देश के अखाड़ों को चुनौती दे देता है। वो सभी अखाड़ों को एक खुली चुनौती देता है कि अगर किसी में हिम्मत है तो पेड्डी से लड़कर दिखाए। ये खबर ऑल इंडिया रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष रणधीर सिसोदिया के पास पहुंचती है। रणधीर को उसकी जवानी में नायडू ने बुरी तरह हराया था, जिसकी वजह से रणधीर को अपने ही लोगों के बीच बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। रणधीर इस चुनौती को अपने बदले के रूप में देखता है। वो अपने सभी चेलों को इकट्ठा करता है, उन्हें नायडू के बारे में बताता है और उनसे पूछता है कि कौन नायडू के पहलवान से लड़ना चाहेगा। रणधीर पेड्डी का चयन राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी के तौर पर करवा देता है ताकि वो उसे अपने पहलवान से हारता हुआ देख सके और नायडू से अपना बदला ले सके। जल्द ही पेड्डी का मैच आ जाता है और वो कई पहलवानों को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेता है। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला रणधीर के पहलवान से होने वाला था। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। नायडू का पुराना चेला वीरभद्र नायडू से गद्दारी कर देता है। वो रणधीर को जाकर बताता है कि पेड्डी यहाँ आने से पहले उससे मिला था और उस दौरान उसने पेड्डी के पैर को बुरी तरह से घायल कर दिया था। वो कहता है कि अगर तुम लोगों को जीतना है तो उसके पैर पर हमला करो। अगले दिन पेड्डी का मैच होता है और जैसा वीरभद्र ने बताया था, रणधीर का पहलवान पेड्डी के पैर पर हमला करता है।
पेड्डी के लिए कुश्ती करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो अपने दर्द को भुलाते हुए अपने गांव वालों के लिए लड़ता है और आखिरकार जीत जाता है। जीतने के बाद पेड्डी अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पैर की नसें डैमेज हो चुकी है। अब उसका पैर उसका वजन ठीक से नहीं उठा सकता और वे उसे कुश्ती के लिए अनफिट घोषित कर देते हैं। इस वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाता और उसे सिर्फ सिल्वर मेडल ही मिलता है। ये बात सुनकर पेड्डी और नायडू बहुत दुखी होते हैं। पेड्डी डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि इस चोट के बावजूद वो खेल सकता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं मानते। वे उससे कहते हैं कि अब वो कभी भी कुछ नहीं खेल सकता। कहानी में आगे बढ़ते हुए बैसवाल को दिखाया जाता है। वो उस आदमी पर गुस्सा करता है जो पेड्डी की कहानी सुना रहा था। वो कहता है, तुम एक लूजर की कहानी सुनाते हुए मुझे उसके गांव तक लेकर जा रहे हो। लेकिन वो आदमी कहता है कि वो कोई लूजर नहीं है। फिर वो उसे पेड्डी की एक मूर्ति दिखाता है जो उसके गांव में लगी थी और आगे की कहानी सुनाता है। सिल्वर मेडल जीतकर पेड्डी गांव पहुंचता है और जीते हुए पैसे गांव वालों को दे देता है। वो सरकार द्वारा दी गई नौकरी भी ठुकरा देता है। अब गांव वालों को पता चलता है कि पेड्डी ने ये सब उनके लिए ही किया था। वे लोग पेड्डी से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे गलत समझा और उसे वापस गांव चलने के लिए कहते हैं। पेड्डी उनसे कहता है कि वो गांव ऐसे नहीं आ सकता, वो सीधा ट्रेन से ही गांव आएगा। ये कहकर वो सीधा दिल्ली आ जाता है। दिल्ली जाकर वो अलग अलग लोगों से मिलता है ताकि उसके गांव तक रेल आ सके। वो रेलवे मंत्री से भी मिलता है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। पेड्डी दिल्ली में ही मेहनत मजदूरी करने लगता है और वहीं रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि रेलवे के नए मंत्री अपना कार्यभार संभालने वाले हैं, तो पेड्डी उनसे मिलने के लिए चला जाता है। उनसे मिलने के लिए वो उनकी कार तक को अपने हाथों से उठा देता है। मंत्री उसे अपनी बात कहने का मौका देते हैं। पेड्डी मंत्री को बताता है कि उसने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन वो अपनी चोट की वजह से फाइनल नहीं खेल पाया और अपने गांव को उसका हक नहीं दिला पाया। मंत्री उसे ये कहकर वहां से भेज देते हैं कि अपनी हार को अपना बहाना मत बनाओ, फैसला हमेशा जीत से ही होता है। हर जगह से हारने के बाद वो एक मैदान के बाहर पहुंचता है जहां पैरालंपिक खिलाड़ी अपना अभ्यास कर रहे होते हैं। फिर पेड्डी को ट्रेन में दिखाया जाता है। पेड्डी के दिमाग में पैरालंपिक खिलाड़ी ही चल रहे होते हैं। वो ट्रेन की खिड़की के पास आता है और अपना पैर बाहर निकालता है। पटरी पर लगे साइन बोर्ड से टकराकर पेड्डी का पैर कट जाता है और उसे सीधा अस्पताल ले जाया जाता है। कहानी में आगे बढ़ते हुए फिर से बैसवाल को दिखाया जाता है। वो आदमी अपना नाम कुरमैया बताता है और बैसवाल से कहता है कि उसका पसंदीदा खिलाड़ी भी पेड्डी है। फिर पेड्डी की मूर्ति को दिखाया जाता है। कुरमैया बैसवाल को बताता है कि पेड्डी ने अपना पैर कटने के बाद दौड़ को अपना नया खेल चुना। फिर पेड्डी को दिखाया जाता है जो 1996 में दिल्ली में होने वाले पैरा एशियन गेम्स के फाइनल में दौड़ रहा होता है। सारा गांव उसे देखने के लिए जगह जगह इकट्ठा होता है। पेड्डी फाइनल में दौड़ते हुए अपनी पूरी जान लगा देता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है, अपने गांव में न रुकने वाली ट्रेन और अपलासुरी को याद करते हुए वो अपनी पूरी जान लगाकर फाइनल जीत जाता है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जब पेड्डी को गोल्ड मेडल दिया जा रहा होता है तो वो गोल्ड मेडल लेने से मना कर देता है। जब उससे इसकी वजह पूछी जाती है तो वो माइक पर अपने लोगों के बारे में और अपने गांव के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। वो बताता है कि उसने विजयनगर के नाम से ओलंपिक में हिस्सा लिया, लेकिन वो विजयनगर में नहीं रहता क्योंकि उसके गांव की कोई पहचान ही नहीं है। वो कहता है कि भारत का नागरिक होने के लिए उसके गांव का कोई नाम तो होना चाहिए। वो कहता है, मैं यहाँ नाम कमाने या गोल्ड मेडल जीतने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि पूरे देश को अपने गांव का रास्ता दिखा सकूं, और हमारे गांव में जाने के लिए तो कोई रास्ता भी नहीं है। अपनी सारी मुश्किलें सुनाकर पेड्डी मेडल लिए बिना ही वहां से चला जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और आखिरकार पेड्डी के गांव में ट्रेन रुकती है। ट्रेन से पेड्डी उतरता है और सारा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा होता है। उन्हें भी पता होता है कि पेड्डी ने वो करके दिखा दिया जो लगभग नामुमकिन था। सरकार फैसला करती है कि पेड्डी के गांव के स्टेशन का नाम पेड्डी के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन पेड्डी स्टेशन का नाम अपने नाम पर न रखकर अपलासुरी के नाम पर रखवा देता है। इसके बाद गांव में स्कूल, अस्पताल और डाकघर बन जाते हैं। गांव में पहली चिट्ठी आती है जिसमें पेड्डी का गोल्ड मेडल होता है। अंत में कहानी फिर से बैसवाल की तरफ आती है। बैसवाल पेड्डी की कहानी से इतना प्रभावित होता है कि वो उससे मिले बिना ही वहां से जाने लगता है। वो कहता है, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं पेड्डी को गलत समझ बैठा। फिर गांव के स्टेशन को दिखाया जाता है जहां कुरमैया अपनी बेटी से बैसवाल को मिलवाता है जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही होती है। बैसवाल कुरमैया से पूछता है कि अगर तुम्हारे गांव तक ट्रेन आती है तो तुम मुझे पहाड़ के रास्ते से यहाँ क्यों लेकर आए? तो कुरमैया जवाब देता है कि अगर मैं आपको पहाड़ के रास्ते से नहीं लेकर आता तो आप हमारे लिए ट्रेन की जरूरत को कैसे समझते?
इसके बाद बैसवाल को मंत्रालय में दिखाया जाता है। पेड्डी की कहानी ने उसके अंदर नया जोश भर दिया था और वो एक नई योजना शुरू करता है। वो मंत्रालय के सभी सदस्यों से कहता है कि हम भारत के हर एक गांव से एक नया टैलेंट खोज लाएंगे और अपने देश को एक नई पहचान दिलाएंगे। अंत में पेड्डी को दिखाया जाता है और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है।